आप सभी लोग की आज तक की लाइफ में आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस को पढ़ा है, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक की, उससे ज़्यादा आप सभी लोग के क्लास 11th के अंदर कन्वर्जन मिलने वाला है। क्लास 11th उससे ज़्यादा सिलेबस कंसीडर करती है और आपकी आने वाली लाइफ के अंदर भी आप लोग इतना बड़ा कन्वर्जन कभी भी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी लोग को बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे आप सभी लोग इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझोगे। क्योंकि जितना भी क्राउड इस समय क्लास 10 से क्लास 11 के अंदर आए, उसको अभी ये नहीं पता कि क्लास 11 को वो जितना आसान समझ रहा है वो उतनी आसान नहीं है। आज तक आप सभी लोग की लाइफ के अंदर जितना भी कन्वर्जन हुआ है, क्लास 8 से आप सभी लोग क्लास 9 के अंदर आए थे, तो आप लोगों को लगा होगा कि क्लास 9 तो यार हमारी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन क्लास 11 के कंपैरिजन में वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। आप सभी लोग की आज तक की लाइफ में आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस को पढ़ा है, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक की, उससे ज़्यादा आप सभी लोग के क्लास 11th के अंदर कन्वर्जन मिलने वाला है। क्लास 11th उससे ज़्यादा सिलेबस कंसीडर करती है और आपकी आने वाली लाइफ के अंदर भी आप लोग इतना बड़ा कन्वर्जन कभी भी नहीं देखोगे। ये आप सभी लोग के लिए खुशखबरी है कि आप सभी लोग जब क्लास 12 से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब भी आप सभी लोग को इतना लेवल अप, इतना जो है यहाँ पे कन्वर्जन कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्लास 11 को हल्के में लेने वाले बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट करने की सोचता है कि क्लास 11 को मैं जुलाई से स्टार्ट करूँगा या फिर मैं अपने नवंबर से स्टार्ट कर लूँगा, 5 महीने के अंदर हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बच्चे एक बात का ध्यान दें कि जो बच्चा ये सोचता है कि जुलाई या फिर नवंबर से मैं अपने सिलेबस को स्टार्ट कर लूँगा, वो बच्चा गारंटी से या तो बहुत ही कम मार्क्स लेकर के आता है, या तो फिर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, या फिर वो फेल भी हो सकता है अपनी क्लास 11 के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 को स्टार्टिंग से कंप्लीट करने वाले और स्टार्टिंग से पढ़ने वाला जो बच्चा है वो ही अपने आने वाले समय के अंदर अच्छा स्कोर कर पाता है। और साथ में एक बात का और ध्यान देना, ये बात मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात है आप सभी लोग को रियलिटी फेस करा रहा हूँ कि क्लास 11 को अगर आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो क्लास 12 के अंदर और आने वाले जितना भी आप सभी लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग की क्लास 11th अच्छे से कंप्लीट है। क्योंकि क्लास 11th आप सभी लोग का बेस मजबूत करेगी और क्लास 10 के कंपैरिजन में ये आपका 200% सिलेबस कंसीडर करती है। 200-300%, मतलब डबल से ट्रिपल आप सभी लोग का सिलेबस कंसीडर करती है। तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और इस वीडियो के अंदर जो बताया हुआ 11 पॉइंट है, अगर तुमने उसको फॉलो कर लिया, क्योंकि ये 11 पॉइंट आप सभी लोग के लिए एकदम यूनिक और एकदम नए होने वाले हैं, और हम इस वीडियो के अंदर तीनों स्ट्रीम को कंसीडर करेंगे। क्योंकि ज़्यादा जो वीडियोस होती है वो साइंस स्ट्रीम को कंसीडर करती है, लेकिन हम तीनों स्ट्रीम को कंसीडर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने इन पॉइंट्स को। तो जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को यहीं से स्किप करके स्टार्ट कर रहा है, उस बच्चे के लिए भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस बच्चे ने इसके पहले बताए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि मैंने आप सभी लोग को बताए थे, अगर उनको सुना है तो वो क्लास 11th की इंपॉर्टेंस को बहुत ही गंभीरता के साथ समझेगा और इन पॉइंट्स को जैसे वो जानेगा तो वो इसको उतारने के बाद अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई बहुत ही बेस्ट तरीके से करेगा। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं भी सुना वो भी बच्चा बेस्ट है, मैं यहाँ पे किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग बस इन पॉइंट्स को अच्छे से अप्लाई करना। वो जो बातें थी वो थोड़ी सी पर्सनल बातें थी कि आप सभी लोग को क्लास 11 के अंदर क्या क्या चीज़ें फेस करनी है, लेकिन जो ये पॉइंट्स था वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अप्लाई कर लिया तो आप सभी लोग की क्लास 11 बहुत ही बेस्ट जाएगी। क्लास 11 में आप सभी लोग को दिक्कत नहीं आएगी और क्लास 11 के अंदर भी आप सभी लोग अपने मार्क्स को बहुत ही बेस्ट तरीके से लाओगे और आपके जो टीचर्स है ना, आपके टीचर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोग को स्टार्ट करना है अपने सिलेबस से। तो सबसे पहला आपका यही पॉइंट है कि आप लोग को एनालिसिस करना है अपने होल सिलेबस को। इस सिलेबस को एनालिसिस किस तरीके से करना है, आप लोग को देखना है कि आपके सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और साथ में आप लोग का जो चैप्टर्स है वो कौन सा हार्ड है और कौन सा इजी रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा फायदा आप सभी लोग को यही होगा कि आप सभी लोग को ये पता चल जाएगा कि आप सभी लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सबसे पहले आप लोग उन चैप्टर को निपटाना जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स के वेटेज रखते हैं, और दूसरा सबसे पहले उन चैप्टर को कंप्लीट करना जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड है आप सभी लोग के सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले और सबसे ज़्यादा हार्ड वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो अगर आपके पास बाद में कम समय बचते हैं या फिर आपके पास यहाँ पे समय बहुत ही ज़्यादा कम बचता है, तो आपके पास जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे वो ईजी होंगे। तो आप सभी लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने उन चैप्टर्स को निपटाओ जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स के वेटेज रहते हैं और सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और ये आपको कहाँ से मिलेंगे कि आपके चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आप सभी लोग को मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर्ली वीडियो बता दूंगा
जितने जो भी स्ट्रीम आप सभी लोग को चाहिए वो मेरे को बता देना। आप सभी लोग को मैं ये बता दूंगा कि आपके कौन से चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखते हैं कुछ एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा, तो वो आपका ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आप सभी लोगों से क्या कहता है कि डू नॉट स्टडी अ लॉट्स ऑफ बुक ऑफ सेम सब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके चक्कर में बच्चे अपना पैसे बर्बाद करते हैं और साथ में अपना समय भी बहुत सारा बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं तो उनके जो सब्जेक्ट टीचर है, जो उनके क्लास टीचर हैं, वो उनको कहते हैं कि नहीं, एनसीईआरटी से सब चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, आपको कुछ रेफरेंस बुक को लेनी पड़ेंगी। तो आप सभी लोग को वो कुछ रेफरेंस बुक के नाम बताते हैं और कहते हैं कि इनको बाय कर लेना, ठीक है। दूसरा, जब आप लोग ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन जो टीचर होते हैं, अगर उन्होंने कोई किताब लिख रखी है तो वो आपसे कहेंगे कि इस किताब को जरूर लेना, इसी में से गारंटी आप सभी लोग के क्वेश्चन को छापा जाएगा। तीसरा, जब आप लोग अपने स्कूल के अंदर बैठे रहते हो तो आपके जो दोस्त होते हैं वो आपसे कहते हैं अबे नहीं यार, अपने स्कूल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी बुक से आते हैं। तो बच्चा जब वो कंफ्यूज होता है, अब यहाँ पे जो यूट्यूब है वहां पे भी आप सभी लोग चेक करते हो कि यार कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, तो उसके अंदर भी आप सभी लोगों को काफी ऐसे बुकें बताई जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, यूट्यूब पे आप सभी लोग को जो भी बुकें बताई जाती हैं उसमें से अधिकतर वीडियो पेड वीडियो होती हैं। जिस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों से कहा जाए कि यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को लिंक मिल जाएगा इनके बाय करने को, तो आप सब लोग समझ जाना कि भैया देखो वो सारी की सारी पेड वीडियो हैं, उसके अंदर आप लोग के हित में बहुत ही कम बात करी जाएगी। मतलब जो है पैसे का खेल उसके अंदर ज्यादा होता है। ये मैं आपको पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत सारी बुक का यहाँ पे जो है वो आता है, लेकिन मैं किसी बुक का अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर नहीं करा है, क्योंकि मेरे को जब गलत लगता है कि नहीं, मैं बच्चों को ऐसा क्यों बोलूँ कि यार इसी बुक में से छपेगा, क्या मैंने उस बुक को बनाया या फिर जिस बंदे ने उस बुक को बनाया क्या वो सीबीएसई का कोई मतलब इवेल्युएटर कुछ भी है, नहीं। तो मेरे को नहीं पता तो मैं बच्चों को झूठ नहीं कहता, ठीक है। इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे आज तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं लिया। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम तक कैंसिल हो गए, इसके पहले बहुत सारे मेरे पास आए थे। तो यहाँ पे मैं इस चीज को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता, तो आप सभी लोग भी इस चीज को कंसीडर मत करना। और दूसरे पॉइंट के अंदर एक बात का ध्यान देना, मिनिमम एक बुक को रखना या फिर दो बुक को रखना, दो बुक से ज्यादा आप सभी लोग की बुकें नहीं होनी चाहिए। एक बुक आप सभी लोग की एनसीईआरटी होगी जो कि सबसे मेन है। दूसरा, आप सभी लोग की कोई भी रेफरेंस बुक ले लेना, और जो आप लोग के लिए बेस्ट रहे उससे ज्यादा मत करना। उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे कंप्लीट भी नहीं होगी, और ना ही आप सभी लोग का जो है वो सिलेबस भी कंप्लीट हो पाएगा। तो कम से कम अपने स्टडी मटेरियल को रखना, और जो भी रखना उसको पूरी कंप्लीट करना, जो भी रखना उसको पूरी कंप्लीट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट आप सभी लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसके चक्कर में भी अपना समय बर्बाद करते हैं और बाद में टीचर को गाली देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टडी द सब्जेक्ट विद अ फिक्स टीचर। आप लोग जो भी सब्जेक्ट स्टडी करोगे, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी करो चाहे आप अपने ट्यूशन सेंटर में जाकर के ट्यूशन लगवाओ अपना, ठीक है। एक बात का ध्यान देना कि अपने टीचर्स को फिक्स रखना पूरे के पूरे साल, बदलना बिल्कुल भी मत। बेशक आप लोग 15 से 20 दिन ले लो, एक महीना ले लो, लेकिन अपने टीचर को ढूंढ करके अच्छा फिक्स कर लेना जिससे आपको समझ में आए। बदलने की आप लोग को जरूरत नहीं हो, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। आप लोग ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो, अब तो यार यहाँ पे ट्यूशन जाने के, अगर जिस बच्चे को यहाँ पे जो है वो ट्यूशन नहीं है आसपास, या फिर किसी चीज को लेकर के उसको परेशानी है, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं सभी सब्जेक्ट को लेकर के। कॉमर्स हो गया, आप लोग का आर्ट्स हो गया, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के अगर आप लोग, सब चीजों को लेकर के सारे टीचर्स आ चुके हैं। जिस भी बंदे का समझ में आ रहा है उस बंदे को पकड़ो और पूरे साल पकड़े रहो। ये नहीं कि अगर यहाँ पे आप लोग एक बंदे से पढ़ रहे हो फिर यहाँ पे लगे यार इस बंदे का यार जो रहने दो यार, दूसरा बंदा आ गया, दूसरे बंदे का देखता हूँ, फिर यार सोचो नहीं नहीं यार दूसरा नहीं, तीसरे बंदे को देखता हूँ, नहीं। एक टीचर फिक्स रहेगा ना तो आप सभी लोग को दिक्कत नहीं आएगी। कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कोई टीचर आप लोग को कुछ अलग टेक्निक सिखाएगा, तो आप सभी लोग की टेक्निक जो है वो एक जगह मर्ज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग एक फिक्स टीचर को पकड़ो। और अगर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि आप सभी लोग को बेस्ट यूट्यूब चैनल अगर जानने हैं तीनों स्ट्रीम को लेकर के, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके कमेंट आते तो ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना भी देर ट्यूशन पढ़ रहे हो, जितनी भी देर आप सभी लोग अपने स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हो, एक बात का ध्यान देना कि ट्यूशन सेंटर से ज्यादा आप सभी लोग की सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th। क्लास 11th के अंदर आप सभी लोग को डेली के 10 घंटे से ज्यादा तो पढ़ने ही पढ़ना है। 10 घंटे आपके मिनिमम होने चाहिए। ये मैं हर दिन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी दिन आपको कुछ जरूरी काम आ जाए, घर में कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए, है, तो उस कंडीशन में आप सभी लोग को यहाँ पे जो है वो नहीं पढ़ना है। लेकिन ज्यादातर समय आप सभी लोग को, ज्यादातर दिन जब आप लोग यहाँ पे नॉर्मली घर में हो, क्योंकि इस समय तो आप सभी लोग बाहर नहीं निकल सकते हो, एक तो आपका स्कूल अभी बंद हो रखा है, तो इस कंडीशन में आप लोग को 10 घंटे की सेल्फ स्टडी तो लेनी ही लेनी है।
इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको स्किप नहीं करनी है क्लास 11 के अंदर। क्लास 12 के अंदर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप लोग 10 घंटे से कम पढ़ोगे ही नहीं क्लास 12 के अंदर भी। लेकिन अगर आपकी आदत क्लास 11 के अंदर नहीं पड़ रही है तो भैया देखो 50-60% में आकर के अटक जाओगे अगर 10 घंटे से ज़्यादा की स्टडी नहीं करते हो ज़्यादातर दिन। यहाँ पे मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन अपना 70 to 80% दिन जो है वो अपने 10 घंटे ज़्यादा तो स्टडी करना ही करना क्लास 11 के अंदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो आपका पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कर लेने हैं। और दूसरा, अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से, जो आपके स्कूल वाले टीचर की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन वाले की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे, और स्कूल वाले की तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ। स्कूल वाले जो भी आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। स्कूल बेस पे आप सभी लोग के ये एग्जाम बनते हैं, जो क्लास 11 के एग्जाम होते हैं वो स्कूल बेस पे होते हैं, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कूल बेस पे क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन आप सभी लोग को ज्यादातर कराए जाते हैं। और जो वो क्वेश्चन करा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को तो जरूर लिख लेना एक कॉपी के अंदर, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। उसके साथ साथ अपने प्रीवियस 10 ईयर को भी कर लेना। प्रीवियस 10 ईयर का मतलब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस 10 ईयर तो नहीं मिल पाएगा क्लास 11 के अंदर, क्योंकि क्लास 11 के हर एक स्कूल का यहाँ पे अलग होता है। लेकिन आप सभी लोग इस चीज को लेकर के एनालिसिस कर सकते हो। अपने जो जूनियर्स होते हैं, अपने टीचर से बात करोगे ना, आपके टीचर्स के पास पिछले साल के पिछले पिछले बहुत सारे सालों के पढ़े होते हैं क्वेश्चन पेपर, उनके पास होते हैं क्लास 11 के, क्योंकि वो स्कूल बेस पे होते हैं, ठीक है। तो अपने टीचर से अगर आप लोग पर्सनली बात करोगे तो वो मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू तो कर लेना और साथ में अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कंसीडर कर लेना। अगर आपको नहीं मिलते तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चीज को लेकर के बताओ, तो वो सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा ऐसे टॉपिक हो, कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर मतलब जो है यहाँ पे हर साल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ऐसे जो टॉपिक होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप सभी लोग के हर साल देने इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं क्लास 11 को, क्योंकि वो क्लास 12 से रिलेट करता है, ठीक है। तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है, जो बच्चे यहाँ पे फिजिक्स साइंस स्ट्रीम के हैं, तो फिजिक्स के अंदर आप लोग को एक चैप्टर के अंदर मिनिमम यहाँ पे पर चैप्टर वाइज आपको बताना चाहता हूँ 100 क्वेश्चन तो जरूर करने हैं। और अगर आप लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आपको 140 क्वेश्चन जरूर करने हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर आपको 150 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज जरूर करने हैं। ये बात का ध्यान देना है, इससे कम आपको कंसीडर नहीं करना है। ये ऐसी छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करने हैं आप लोग को वही क्वेश्चन करने हैं जो कि आप सभी लोग के, जो मैंने आपको बताया पीवाईक्यू में आए हैं। और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको स्कूल में कराए जाते हैं, जो आप लोग रेफरेंस बुक लोगे उस रेफरेंस बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो, और जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा रहे हैं टीचर, ट्यूशन वाला टिक लगवा रहे हैं, ट्यूशन वाले आपको यहाँ पे असाइनमेंट देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर की शीट देंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आप सभी लोग का ये है कि मिनिमम आप सभी लोग को यहाँ पे 3 टाइम रिवीजन कर लेना है। जैसे आप सभी लोग का ये साल खत्म होने के अंदर क्लास 11 को आपको मिनिमम 3 बार रिवाइज करना है। अगर 3 बार रिवाइज हो चुका है तो आप सभी लोग को टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे अगर आपको 90 to 95% स्कोर करना है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, आज मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे 100% गारंटी दे रहा हूँ आप सभी लोग को। 3 बार सिर्फ 3 बार रिवाइज कर लिया आपने सिलेबस को, सब्जेक्ट को। अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा 3 बार रिवाइज, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बाद से स्टार्ट करोगे तो 3 बार रिवाइज नहीं होगा। तो अगर तुमने 3 बार रिवाइज कर लिया तो तुम्हें 95% से ज्यादा लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो लोगों ने अभी जाना, उन पॉइंट्स को लंबे समय तक फॉलो करने के लिए आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन रखना इंपॉर्टेंट है। ये प्रिकॉशन आप सभी लोग को लंबे समय तक उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करने में काम आएगा। और अगर आप लोग इन प्रिकॉशंस को साथ में बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो सारे पॉइंट्स को आप सभी लोग लंबे समय तक फॉलो कर पाओगे। और वो सारे पॉइंट अगर लंबे समय तक फॉलो हो गए तो उसके बाद तो आप सभी लोगों को इसी वीडियो पे क्लास 11 कंप्लीट होने का बताओगे कि आप सभी लोग के क्लास 11 पे कितने मार्क्स आए। और जो खुशी आप सभी लोग के मुंह पे होगी ना उस समय, वो कोई भी आ नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट कौन सा है, रिवीजन इमिडिएटली एंड टेक अ स्मॉल टेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप सभी लोग को आपके टॉपिक को ना भूलने में मदद करेगा। जो गलती आप सभी लोगों के साथ हो जाती थी, आज से पहले होती थी, कि आप सभी लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते थे, थोड़े समय बाद अगर आप लोग उसी टॉपिक को फिर से पढ़ते थे तो उतना ही समय लगता था जितना आप लोगों ने पहले लगाया था। आपको ऐसा लगता था कि आप लोगों ने आज तक उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, फिर से आपको स्टार्टिंग से उस टॉपिक को स्टडी करनी पड़ती थी। तो वो जो दिक्कत थी वो आप सभी लोग को इसलिए आती थी क्योंकि आप सभी लोग किसी भी टॉपिक को अगर एक बार पढ़ते थे तो उसको दोबारा उसी समय आप लोग रिवीजन नहीं करते थे। यहाँ पे आप सभी लोग को अब से क्या करना है, क्लास 11 के अंदर जो भी टॉपिक आप लोगों ने स्टडी करी उसको तुरंत रिवाइज कर लेना है।
तुरंत आप सभी लोग को रिवाइज करना है ए टू जेड, जितना आप सभी लोग ने, ये नहीं कि हाँ अरे ये हो गया, हाँ इस तरीके से, हाँ ये हो गया, नहीं, पूरा लिख लिख के आप सभी लोग को प्रॉपरली रिवाइज करना है। एक बारी अगर आप लोग इमीडिएटली रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा आप लोग को बोरियत लगेगी, थोड़ा सा आप सभी लोग को बोर करेगा, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर तुमने एक बार तुरंत उसको रिवाइज कर लिया तो वो लंबे समय में तुम्हें फायदा दे जाएगा, बहुत अच्छा वाला फायदा दे जाएगा, ठीक है। और साथ में आप सभी लोग को एक और काम देना है, यहाँ पे जब आप लोग किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो और रिवाइज भी कर लेते हो, उसके बाद अपना एक स्मॉल टेस्ट ले लेना, क्योंकि ये आप सभी लोग को ये पता करने में मदद करेगा कि क्या सच में आप सभी लोगों ने उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि आप सभी लोग के मन में आ जाता है कि हाँ यार मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब आप लोग अपना खुद का टेस्ट लोगे और वो सारे क्वेश्चन को लिखोगे जो कि आप सभी लोगों ने पढ़े, जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जब आप लोग उनको सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे कि आप से वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है। तो उस कंडीशन में आप सभी लोग उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ मेरे ये टॉपिक जब वो कंप्लीट नहीं, ये सबसे ज़्यादा काम आता है उन बच्चों को जो कि कोचिंग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं इस साल क्लास 11th के अंदर, जो कि सेल्फ स्टडी पे यहाँ पे बेस रहने वाले हैं, उन बच्चों को ये पॉइंट सबसे ज़्यादा काम आए। सभी लोग का क्या है कि डाइट प्लान में आप सभी लोग को नहीं, प्लान में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, आप लोग कुछ भी खा रहे हो उससे मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन बस एक बात का ध्यान देना कि जब भी स्टडी करने बैठोगे, जैसे कि रात को अगर स्टडी करने बैठ रहे हो तो डिनर में आप सभी लोग को अपनी भूख से 2 रोटी कम खानी है, बस इस बात का ध्यान देना कि वो खाना हेल्दी होना चाहिए। इतना भी नहीं कि आप सभी लोग डेली डेली यहाँ पे जो है वो मसाले वाला खाना खा रहे हो, नहीं। और एक बात का और ध्यान देना है कि आपको अपनी भूख से 2 रोटी कम खानी, जिससे आप सभी लोग का पेट जो है वो भरेगा भी नहीं, तो नींद नहीं आएगी, और दूसरी बात आप सभी लोग को जीवन जीने के लिए जितना फूड की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना, डाइट प्लान के अंदर मत फंसना। तीसरा, आप सभी लोग जब भी न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसके पहले एनसीईआरटी अपनी नोट्स से पढ़ लेना एक बार जरूर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप सभी लोग को तब काम आता है कि आप सभी लोग जैसे कोई मतलब जो टॉपिक नया पढ़ने जा रहे हो उससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी या फिर नोट से अपने उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ लिया तो आप सभी लोग को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ है। क्योंकि आप सभी लोग क्लास 11th के अंदर आ गए तो आप सभी लोग जो भी नए टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप सभी लोग को इतना तो नहीं है कि यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, नहीं, आप सभी लोग के बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप सभी लोग जब अपनी क्लासेस के अंदर अटेंड करोगे या फिर ट्यूशन जा रहे हो या फिर ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो तो आप सभी लोग को ये लग जाएगा कि हाँ यार मेरे को इतना पॉइंट्स तो आता है, इतना पॉइंट ये कंप्लीट करा देंगे, तो आप सभी लोग का वो पॉइंट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे आप सभी लोग का जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो और अच्छा हो जाएगा और आप सभी लोग खुद टीच करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस थर्ड पॉइंट को सबसे अच्छे से ध्यान देना कि जब भी आप लोग कोई नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले एनसीईआरटी या फिर अपने नोट से अच्छे से पढ़ लेना एक बार। चाहे आपको समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट समझ में आएंगे, कुछ पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन जो आ रहा है समझ में वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो नहीं भी आ रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा। अब जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक अ इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप। स्लीप आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे आप सभी लोग को ओवर स्लीप भी नहीं करना। यहाँ पे आप लोग की नींद कितनी देर में पूरी होती है मेरे को नहीं पता। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे 5 घंटे सोते होंगे, 6 घंटे सोते होंगे, 8 घंटे सोते होंगे, 10 घंटे सोते होंगे, 12 घंटे सोते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, जितनी नींद की रिक्वायरमेंट है अगर आपकी बॉडी 4 आवर में 5 आवर में कंप्लीट जो है वो फुलफिल हो जाती है, क्योंकि इसकी आदत डालनी पड़ती है, तो आप सभी लोग उसकी आदत डालना। इतना नहीं है कि आप सभी लोग की अगर यहाँ पे 8 घंटे में भी नींद पूरी हो रही है तो आप सभी लोग अगर उसमें 12 घंटे लगा रहे हो तो आप सभी लोग अपना 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग को जितना भी स्लीप लेनी है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपको इतने घंटे लेनी नहीं, लेकिन आपके 8 घंटे के पार नहीं होनी चाहिए वो स्लीप। 8 घंटे अपने फिक्स रखो, उससे कम में ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। और एक बात का और ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको प्लीज़ हल्के में मत लेना। ये क्लास अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो तो आप सभी लोग को मतलब जो है आगे चल के खुद फायदा मिलेगा यार, खुद फायदा मिलेगा। खुद देखोगे आप सभी लोग कि हाँ यार भाई ने बहुत सही बात कही थी यार, क्लास 11 मैंने स्किप करके बहुत बड़ी गलती करी। तो क्लास 11 को अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई देखो अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दोगे तो क्लास 11 में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बाद में अगर यहाँ पे अगर आप लोग जो है पछतावा जब होगा तो आप सभी लोग पछतावा वाले सीन ही मत करो यार, अभी से स्टडी को अच्छे से स्टार्ट कर देना। और एक बात का और ध्यान देना, क्लास 11 में जब बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत सारे मतलब जो है आपको जो यहाँ पे बुराइयाँ ज़्यादा मिलेंगी। तो बस एक बात का ध्यान देना कि आप लोग जो भी काम क्लास 11 से आप जो है आपकी एक ऐसी एज आ गई है तो आप अब जो भी काम करोगे ना उसको करने से पहले एक बात का ध्यान देना
कि आप लोग जो भी काम स्टार्ट करोगे उससे पहले ये सोच लेना कि अगर आपके माँ बाप उस काम को देखते हैं तो क्या उनको आप लोग दिखा सकते हो वो काम। बस इतना सोच लेना। मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होगे, तो भाई मैं ज़्यादा इसको एलिब्रेट नहीं कर पा रहा, लेकिन आप सभी लोग इसको समझ जाओ कि जो भी काम करना उस काम को करने से पहले एक बार जरूर सोचना कि क्या आपके माँ बाप के सामने आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, बस इतना सोच लोगे तो आप सभी लोग उस काम को कर सकते हो। आपको लग रहा है कि हाँ अपने माँ बाप को दिखा सकता हूँ, तो भैया वो काम कर लेना तुम्हारे लिए सही है। अगर वो काम को नहीं कर सकते हो अपने मम्मी पापा के सामने, तो भैया देखो वो काम मत ही करना, क्योंकि वो काम तुम्हें बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात का और बताना चाहता हूँ, 11th के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे जुलाई में इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी लोग को कह रहा हूँ, अगर आप लोग अप्रैल में देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जुलाई में देख रहे हो उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जुलाई में जब आप सभी लोग स्टडी को स्टार्ट करोगे तो सितंबर में जब मिड टर्म आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आपके कम मार्क्स आएंगे, तो उसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके मिड टर्म में ज़्यादा समय आपको नहीं मिला और सिलेबस होता वो ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जब मेन एग्जाम होगा ना उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को फोड़ जाओगे, लेकिन आपको उसको लेकर के परेशान होने ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में बच्चा जो है वो यहाँ पे समझने में उनका एग्जामिनेशन आ जाता है तो वो बच्चा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें तो बच्चों के अधिकतर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन जब उनका एनुअल आता है उसमें वो बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो एंड होती है, और इस वीडियो को अगर शेयर करना है तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो बस ये वीडियो एंड हो रही है, तो इसी के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम, जय बजरंगबली।